अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम वेयर क्लॉज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर है बिटवीन एंड। बिटवीन एंड को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी रेंज ऑफ वैल्यूज़ में से सिलेक्शन करनी हो। मिसाल के तौर पे हम एक लोअर लिमिट सेट करना चाहते हैं जो हमारे पास वैल्यू 1 होगी, और हम एक अपर लिमिट सेट करना चाहते हैं जो वैल्यू 2 होगी। अब इस लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ होंगी वो रिज़ल्ट में हमारे पास फैच होकर आएंगी। इसमें हमारे पास जो लोअर वैल्यू होगी वो भी शामिल होगी और जो अपर वैल्यू होगी या हायर वैल्यू होगी वो भी इसमें शामिल होगी। सो मिसाल के तौर पे हमने अगर सैलरी को फाइंड करना है कि वो हमारे पास कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 1500 से 2500 के दरमियान है, तो हमारे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ रिटर्न होंगे जिनकी सैलरी 1500 है या इससे ज़्यादा है और 2500 तक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हम डेटाबेस के अंदर ये क्यूरी किस तरह से लगाएंगे। सो अगर मुझे उन एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो 1500 और 2500 के दरमियान है, जिसमें 1500 भी शामिल है और 2500 भी शामिल है, अगर मैं उन एम्प्लॉयज़ का डाटा देखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं किस तरह से क्यूरी लगाऊंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट। एम्प्लॉयज़ के जितने भी कॉलम्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ई नेम, जॉब और सैलरी का कॉलम ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई दूसरा कॉलम सिलेक्ट नहीं कर रहा। अगर डिमांड हो तो आप कर सकते हैं। एम्प का टेबल है हमारे पास जहाँ पे सैलरी, पहले हम कॉलम का नाम लिखेंगे, उसके बाद बिटवीन, लोअर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास है $1500 की। उसके बाद एंड, और अब हम लिखेंगे अपर लिमिट जो कि हमारे पास है 2500। अब मैं सेमीकोलन लगा के इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास उन तमाम एम्प्लॉयज़ का नेम, जॉब और सैलरी आएगी जिनकी सैलरी जो है वो 1500 से लेकर 2500 के दरमियान है, या 1500 है या 2500 है। तो अब मेरे पास ये तमाम वो एम्प्लॉयज़ आए हैं जिनकी सैलरी मेरे पास 1500 से लेकर 2500 के दरमियान थी। तो इस तरह से मैं एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को बता सकता हूँ, ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को बता सकता हूँ कि जिसमें मैं लोअर लिमिट भी बताऊँगा, अपर लिमिट भी बताऊँगा। तो इस लोअर और अपर लिमिट के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मेरे पास सिलेक्ट होके स्क्रीन पे रिज़ल्ट में शो हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैं एक और क्यूरी लिख सकता हूँ, सिलेक्ट ई नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर सैलरी बिटवीन 1000 and 3000 सेमीकोलन। अब मेरे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ आ गए हैं जिनकी सैलरी 1000 से लेकर 3000 तक दरमियान में थी, या 1000 थी या 3000 थी। इसमें 1000 और 3000 भी शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है कि हम सबसे पहले वेयर लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का नेम लिखेंगे। कॉलम का नेम लिखने के बाद हम इन कीवर्ड लिखेंगे। इन का कीवर्ड लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर एक पूरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ देंगे कि उस कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ पे इन में से कोई एक वैल्यू भी मैच कर जाए तो वो हमारे रिज़ल्ट में मौजूद होनी चाहिए। सो इसको मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर एम्प नंबर। अब मैंने कॉलम का नाम लिख लिया है। अब मैं इन ऑपरेटर को यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं कॉलम के नाम लिखने के बाद इन का कीवर्ड लिखूँगा, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दूंगा। रूल सेम यहाँ पे भी वही है
कि अगर वो कॉलम जिसकी वैल्यूज़ को आप मैच करना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं उस कॉलम की वैल्यूज़ न्यूमेरिक हैं तो आप बिना सिंगल कोट के उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, और अगर उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो करैक्टर्स हैं तो फिर आप सिंगल कोट के अंदर उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। सो मेरे पास जो एम्प नंबर है ये एक न्यूमेरिक कॉलम है, सो मैं इसकी वैल्यूज़ को बिना सिंगल कोट के लिखूँगा। अब मेरे पास एम्प नंबर कौन कौन से हैं? मेरे पास पहला एम्प नंबर है 7902। सो मैं पहला एम्प नंबर लिखूँगा, उसके बाद कॉमा लिखने के बाद मैं दूसरा एम्प नंबर लिखूँगा जो कि मेरे पास है 7369। उसके बाद मैं तीसरा एम्प नंबर लिखूँगा जो कि मेरे पास है 7788। उसके बाद मैं एक आखिरी एम्प नंबर लिख देता हूँ 7876। पेरेंथेसिस को बंद किया और सेमीकोलन लगा दिया। अब मेरे पास रिज़ल्ट किस तरह से आएगा या किस बेस पे आएगा? एम्प्लॉय नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर्स को मैच किया जाएगा इस लिस्ट में। तो जो जो एम्प्लॉय नंबर इस लिस्ट में से मिल जाएगा वो एम्प्लॉय सिलेक्ट होकर मेरे पास रिज़ल्ट में रिटर्न होंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच हो, इस लिस्ट में से किसी एक वैल्यू के साथ भी अगर कोई एम्प्लॉय नंबर मैच कर जाता है तो वो रिज़ल्ट में मेरे पास रिटर्न होगा। सो अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास तमाम वो एम्प्लॉयज़ रिटर्न हुए हैं जिनका एम्प नंबर इस लिस्ट में कहीं पे भी था। सो मेरे पास ये 7639 है तो ये स्मिथ का एम्प नंबर है। इसी तरह से मेरे पास 7788 स्कॉट का एम्प नंबर है, तो ये मेरे पास लिस्ट में तीसरे नंबर पे है। इसी तरह से 7876 मेरे पास लिस्ट में जो है वो चौथे नंबर पे है, तो ये एडम का है। 7902 लिस्ट में पहले नंबर पे है, तो ये फोर्ड का है। सो मेरे पास ये जितने भी एम्प नंबर रिटर्न हुए हैं ये इस लिस्ट में किसी न किसी एम्प नंबर के साथ मैच कर रहे थे। इस तरह से हम इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हों और हम ये चाहते हों कि कोई भी ऐसा रिज़ल्ट जो उस लिस्ट में से किसी एक वैल्यू के साथ भी मैच करता हो वो हमारे पास रिटर्न होना चाहिए। सो वहाँ पे हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है लाइक। अब लाइक ऑपरेटर जो है इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं करैक्टर वैल्यूज़ के साथ। जहाँ पे हमारे पास कॉलम के अंदर करैक्टर वैल्यूज़ हों तो हम लाइक ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होता है जब आपके पास पूरे कॉलम की वैल्यू मौजूद ना हो बल्कि आपको उस वैल्यू का कुछ हिस्सा मालूम हो। उस सिचुएशन के अंदर हम लाइक ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है लेकिन मुझे उस एम्प्लॉय के नेम के कंप्लीट लेटर्स नहीं पता, सो मैं उसके लिए लाइक ऑपरेटर को यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने किसी एम्प्लॉय को सर्च करना है जिसका मुझे सिर्फ ये याद है कि उसके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, उसके नाम के अंदर बाकी क्या लेटर्स हैं वो मुझे याद नहीं हैं। तो उस सिचुएशन में लाइक ऑपरेटर को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए आप पहले जो कॉलम लिखना चाहते हैं आप वो कॉलम लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई नेम, चूँकि मैंने नेम को इस्तेमाल करना है। जॉब और सैलरी का कॉलम ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम एम्प वेयर सबसे पहले हम कॉलम लिखेंगे। एक चीज़ जो आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि अब तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, चाहे वो इससे पिछले लेक्चर में थे या इस लेक्चर में भी हमने अब तक जितने भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए हैं, उसके अंदर हमने सबसे पहले थर्ड लाइन में वेयर का कीवर्ड लिखा है, उसके बाद कॉलम का नेम लिखा है और कॉलम का नेम लिखने के बाद हमने तमाम के तमाम ऑपरेटर्स को लिखा है और उसके बाद हमने वैल्यूज़ को लिखा है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर, उसके बाद कॉलम का नेम मेरे पास ई नेम है, उसके बाद ऑपरेटर लाइक है और उसके बाद अब चूँकि ये करैक्टर वैल्यूज़ हैं और करैक्टर वैल्यूज़ हमारे पास
हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आती हैं, सो मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखूँगा। अब उसके बाद मैं एम्प्लॉय का नाम जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ, मगर उसके नाम का मुझे सिर्फ पहला लेटर पता है जो कि एस है। अगर मैं इस तरह से एस लिखूँगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ई नेम के कॉलम के अंदर स्पेलिंग्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में हैं और मैंने यहाँ पे लोअर केस लेटर लिखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में लिखूँगा। उसके बाद मैं परसेंटेज का सिंबल लगाऊँगा। अब परसेंटेज का सिंबल ये इंडिकेट करता है कि मेरे पास फर्स्ट लेटर एस है, उसके बाद कितने करैक्टर्स हैं और कौन से करैक्टर्स हैं वो मुझे याद नहीं है। सो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर जो है या एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस में से ई नेम के कॉलम में से सर्च करेगा कि वो कौन कौन से नेम हैं जिनमें फ़र्स्ट लेटर एस है। तो फर्स्ट लेटर एस मैच कर जाएगा, बाकी लेटर्स की जगह पे परसेंटेज लिखा है, सो बाकी जो भी कम्बिनेशन या पैटर्न होगा मेरे पास वो सारे का सारा रिटर्न होके आएगा। इसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि फ़र्स्ट लेटर एस होना चाहिए, उसके बाद कितने करैक्टर्स हों, कौन कौन से करैक्टर्स हों, किस पैटर्न्स के अंदर वो करैक्टर्स हों, उसके लिए मैंने परसेंटेज लिख दिया है। सो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पैटर्न है, फर्स्ट लेटर एस है तो जितने भी ई नेम के अंदर वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिनमें फ़र्स्ट लेटर एस होगा वो मेरे पास रिज़ल्ट का हिस्सा होंगी। सो मैं अब इसको सिंगल कोट से टर्मिनेट कर रहा हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, तो अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है इसमें मेरे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ आए हैं जिनके नाम के अंदर फ़र्स्ट लेटर एस है। इसी तरह से हम इस क्यूरी को एक अलग तरीके से भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अगर ये नहीं पता कि एस फर्स्ट करैक्टर था, हमें सिर्फ ये पता है कि नेम के अंदर एस मौजूद है, वो हो सकता है फर्स्ट करैक्टर हो सकता है सेकंड करैक्टर हो, या हो सकता है फिफ्थ करैक्टर हो। तो उस सिचुएशन के अंदर हम इसी क्यूरी को एक अलग तरीके से लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर ई नेम लाइक। अब अगर मैं एस लिख के परसेंटेज लिखता हूँ तो इसका मतलब एस फर्स्ट करैक्टर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि एस फर्स्ट करैक्टर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और उसके बाद भी कोई और करैक्टर भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं पहले भी परसेंटेज का सिंबल लिखूँगा, उसके बाद मैं एस लिखूँगा कैपिटल लेटर्स के अंदर, और उसके बाद मैं फिर परसेंटेज का सिंबल लिखूँगा। तो इससे मैं ये कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि एस से पहले क्या है। हो सकता है एस से पहले कुछ हो सकता है एस से पहले कुछ भी ना हो। मुझे ये भी नहीं पता कि एस के बाद क्या है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि नेम के अंदर कहीं ना कहीं एस आता है। वो फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, वो लास्ट लेटर भी हो सकता है, वो दरमियान में कोई लेटर भी हो सकता है। सो एसक्यूएल क्या करेगा, एसक्यूएल जाके डेटाबेस में देखेगा कि जिसके नेम के अंदर कहीं पे भी एस आ रहा है उसको रिज़ल्ट के अंदर फैच करके शो करेगा। सो अब मेरे पास सेम उसी तरह से मैंने क्यूरी लिखी है, लेकिन अब मेरे पास एस जो है वो स्टार्ट पे भी आ रहा है, एस लास्ट पे भी आ रहा है, और एस दरमियान पे भी अगर कहीं पे होगा तो वो भी रिज़ल्ट के अंदर मेरे पास शामिल होगा। सो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि हमें अगर एक करैक्टर का पता है और उसकी पोजीशन का पता है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये लास्ट करैक्टर एस हो तो उसके लिए हम क्या करते, हम इसी चीज़ को रिवर्स कर देते, परसेंटेज का सिंबल पहले लिख देते, एस का सिंबल बाद में लिख देते। परसेंटेज का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है, ये कंप्यूटर को ये बताता है कि नहीं मालूम यहाँ पे क्या करैक्टर्स हैं, कितने करैक्टर्स हैं और कौन कौन से करैक्टर्स हैं। सो जो आप लिख देंगे वो कंप्यूटर को कंफर्म हो जाएगा कि इस पोजीशन पे ये करैक्टर है, और जो आप नहीं लिखेंगे उसमें कंप्यूटर जो मर्ज़ी कम्बिनेशन होगा उसको सिलेक्ट करके रिज़ल्ट के अंदर आपको शो कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक और सिचुएशन भी आती है।
वो सिचुएशन ये है कि अगर आपको पता हो कि एग्जैक्टली जो सेकंड लेटर है वो आपके पास ए है, फर्स्ट लेटर का आपको नहीं पता, सेकंड लेटर का आपको पता है कि वो एग्जैक्टली ए है, उसके बाद क्या लेटर्स हैं आपको वो भी नहीं पता। सो अगर लेटर्स एक से ज़्यादा हैं या एक है उसका आपको पता नहीं है तो उसके लिए तो हम परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको एक लेटर का नहीं पता तो उसके लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इस सिचुएशन को लेके अगर हम क्यूरी बनाएं कि मेरे पास फर्स्ट लेटर का मुझे नहीं पता, सेकंड लेटर मेरे पास ए है, उसके बाद क्या लेटर्स हैं मुझे वो नहीं पता, कितने लेटर्स हैं वो भी नहीं पता, तो मेरे पास ये क्यूरी बनेगी सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर ई नेम लाइक। अब मुझे फर्स्ट लेटर का नहीं पता, अगर आपको एक करैक्टर का नहीं पता तो उसके लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। उसके बाद मुझे पता है कि सेकंड लेटर जो है वो ए है, सो मैंने बता दिया कंप्यूटर को इस तरह से कि मुझे फ़र्स्ट लेटर का नहीं पता। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज लिखता तो परसेंटेज में स्पेसिफिक नहीं होता कि कितने करैक्टर्स हैं, परसेंटेज तो तमाम करैक्टर्स या तमाम कम्बिनेशंस को पिक कर लेता है। अंडरस्कोर सिर्फ एक लेटर की स्पेस रिजर्व करता है। सो अंडरस्कोर ने बताया कि यहाँ पे एक करैक्टर है, ये नहीं मालूम कि वो करैक्टर कौन सा है। सेकंड करैक्टर ए है, उसके बाद मैं लिखता हूँ परसेंटेज, तो परसेंटेज ये बताएगा कि ये नहीं मालूम कि ए के बाद कितने करैक्टर्स हैं, कौन कौन से करैक्टर्स हैं। उसके बाद मैं बंद करता हूँ इसको और सेमीकोलन लिखता हूँ, तो अब मेरे पास वो तमाम नेम्स सिलेक्ट होंगे जिनमें सेकंड करैक्टर ए होगा। फर्स्ट करैक्टर चाहे कोई भी हो, सेकंड करैक्टर ए होगा, उसके बाद नहीं मालूम कि कितने करैक्टर्स हैं और कौन कौन से हैं। अब अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास वो तमाम नेम्स आएंगे जिनमें सेकंड करैक्टर ए होगा। तो अब मेरे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ रिटर्न हुए हैं जिनके नेम के अंदर सेकंड करैक्टर एग्जैक्टली सेकंड करैक्टर ए है। तो इसी तरह से अगर मुझे थर्ड करैक्टर का मालूम करना हो तो मैं 2 दफ़ा अंडरस्कोर लिख दूंगा। अगर फोर्थ करैक्टर का मालूम हो तो मैं 3 दफ़ा अंडरस्कोर लगा के उसके बाद वो वाला करैक्टर लिख दूंगा। अगर मुझे यही नहीं पता कि उसके नाम के अंदर कौन सा करैक्टर, कोई एक सिंगल करैक्टर भी मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ये मालूम है कि उसके नाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स कितने हैं, तो उसके लिए भी मैं लॉजिक बना सकता हूँ, क्योंकि अंडरस्कोर मुझे बताता है एक करैक्टर नहीं पता जिसका। सो लेट्स सपोज कि इस दफ़ा मैं उन लोगों का या उन एम्प्लॉयज़ का नाम देखना चाहता हूँ जिनके नाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स 4 हैं। मुझे नहीं पता कि उस एम्प्लॉय के नाम के अंदर कौन सा करैक्टर है, कहाँ पे है, जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, मगर मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उस एम्प्लॉय के नाम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स हैं वो 4 हैं। तो उस सिचुएशन के लिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनके नेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स 4 हैं। तो उसके लिए मैं लिखूँगा सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर ई नेम लाइक। अब नंबर ऑफ करैक्टर्स 4 हैं, अंडरस्कोर एक करैक्टर की स्पेस रिजर्व करता है। सो मैं एक दफ़ा अंडरस्कोर लिखूँगा तो एक करैक्टर, दूसरी दफ़ा अंडरस्कोर लिखूँगा तो दूसरा करैक्टर, तीसरी दफ़ा अंडरस्कोर लिखा 3 करैक्टर, चौथी दफ़ा अंडरस्कोर लिखा तो 4 करैक्टर्स मैंने पूरे कर दिए। उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। अब बेसिकली मैंने कंप्यूटर को समझा दिया है कि 4 करैक्टर हैं उसके अंदर और मुझे किसी का भी नहीं पता कि वो करैक्टर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और अब मैं इस स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करूँगा
तो मेरे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ रिटर्न हो के आएंगे जिनके नाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स 4 हैं, चाहे वो कोई से भी करैक्टर हैं। मैंने किसी एक को भी स्पेसिफिक नहीं किया इस दफ़ा। सो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मैंने एक मिस्टेक कर दी कि मैंने एंड पे यहाँ पे कॉमा लगा दिया। चले मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा लिख रहा हूँ। अब मेरे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ रिटर्न हुए हैं जिनके नेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स 4 हैं। सो इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएशंस के साथ परसेंटेज, करैक्टर और अंडरस्कोर को यूज़ करके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को एज ए रिज़ल्ट रिटर्न कर सकते हैं। ये जो भी आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसको आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास लास्ट ऑपरेटर है इज़ नल। इज़ नल मुझे ये बताता है कि किस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता है जो नल होती हैं। अब नल वैल्यू क्या होती है? नल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यह हमें मालूम नहीं है, अननोन है, अनडिफाइंड है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, यह हमें नहीं मालूम। मिसाल के तौर पे आपका एक फ्रेंड है, आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तो आपके लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो नल है। याद रखें कि नल जो है वो ज़ीरो नहीं होता। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपको उसकी एज नहीं मालूम, तो आपके लिए उसकी एज नल है, ज़ीरो नहीं है। दूसरा, नल के साथ आप जब भी किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, रिज़ल्ट हमेशा नल ही आता है। अगर हम ज़ीरो के साथ किसी वैल्यू को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट वो वैल्यू ही आएगी। अगर हम ज़ीरो के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आएगा। सो ज़ीरो और नल में डिफरेंस है, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। अब हमारे पास एक कॉलम है कमीशन का जिसके अंदर नल वैल्यूज़ हैं। सो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कोई कमीशन नहीं मिलता, तो उसके लिए मैं इज़ नल को इस्तेमाल करूँगा। कैसे इस्तेमाल करूँगा? उसके लिए क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर कमीशन। यहाँ तक हर क्यूरी सेम है, जिसमें भी हम कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं उसमें हम आलमोस्ट यही कुछ लिख रहे हैं। वेयर, उसके बाद कॉलम का नेम, कमीशन का कॉलम है, मैंने उसका नेम लिखा है। उसके बाद हम लिख देंगे इज़ नल, सेमीकोलन लगाया। अब मेरे पास वो एम्प्लॉयज़ का रिज़ल्ट आएगा जिनका कमीशन मेरे पास नल है। अब इसमें मैंने एक गलती की है, मैंने कमीशन को भी सिलेक्ट कर लेना था ताकि हमारे पास यहाँ पर कमीशन में शो हो जाता कि उनका कमीशन कुछ नहीं है। सो मैं इस क्यूरी को दोबारा लिख रहा हूँ, सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी कमीशन फ्रॉम एम्प वेयर कमीशन इज़ नल। सो अब मैं रिज़ल्ट में वेरीफाई कर सकता हूँ कि इनको सच में कोई कमीशन यहाँ पर नहीं मिल रहा। सो इस तरह से ये हमारे पास कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट तरह का रिज़ल्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं और आसानी से हम कुछ भी डाटा जो व्यू करना चाहते हैं उसको हम देख सकते हैं। सो होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।